देश के गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं कि चुनावी भाषण में वे कुछ भी कह सकते हैं और उन्हें कोई कटघरे में नहीं रखने वाला है। बिहार के अंदर चुनावी सभा के दौरान उन्होंने एक बहुत ही अजीब और गरीब बात कही। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में बिहार में कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि 6-6 चरण में चुनाव होते थे, अब 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं और अगली बार सिर्फ 1 चरण में चुनाव होगा। अब अमित शाह ने जो बयान दिया है ना, इसमें कई दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत, यह अमित शाह फैसला कर रहे हैं कि कितने चरणों में चुनाव होगा। यह काम चुनाव आयोग का है। अमित शाह के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से कुछ नहीं करता। यह भारतीय जनता पार्टी फैसला करती है कि कितने चरणों में चुनाव कराया जाए। दूसरी बात, अगर आप लालू यादव और राबड़ी देवी के दौरान जो 6-6 चरण में चुनाव होते थे, उस दौर का जिक्र कर रहे हैं और आप यह कह रहे हैं कि अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे बताइए, पिछले 20 सालों से बिहार के अंदर कौन मुख्यमंत्री था? नीतीश कुमार, और एक अरसे तक आप उनके सहयोगी थे। फिर भी आप 2 चरणों में चुनाव करा रहे हैं। आप यह क्यों नहीं कहते कि 2 चरणों में चुनाव इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह सूट करता है राजनीतिक तौर पर। सबसे बड़ी बात, मैं देश के गृह मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर 2 चरणों में चुनाव हुए। याद है कि नहीं? तो आपके तर्क से अमित शाह जी, क्या गुजरात के अंदर कानून व्यवस्था बर्बाद है? क्योंकि देखिए, बिहार के अंदर 2 चरणों में हो रहा है, गुजरात के अंदर भी 2 चरणों में हुआ था। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी दूसरा कार्यकाल है आपका। उत्तर प्रदेश में भी, जहां तक मुझे याद है, 5 से 6 चरणों में चुनाव हुए थे। तो क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था खराब है? देश के गृह मंत्री को लगता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं और कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लगातार इतने चरणों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में भी यही हुआ, गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हुए, बिल्कुल उतने ही फेजेस जितने फेजेस में बिहार हो रहा है। गुजरात को तो आप मॉडल राज्य कहते हैं ना, वहां कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर यहां क्या हो रहा है बताइए। सुनिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह फिर फंस गए हैं, क्योंकि याद कीजिएगा, इसी तरह से घुसपैठियों पर उन्होंने बयान दिया था, बार बार दिया था, और वो बयान देकर अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया था। सुना जाए अमित शाह क्या कह रहे हैं। इस बार 2 चरण में चुनाव होने वाले, 6 तारीख को और 11 तारीख को। आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे, 6-6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार 1 ही चरण में चुनाव होगा, 1 ही चरण में। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात में 2 चरण, बिहार में 2 चरण, इन दोनों को क्या एक पैमाने पर रखा जाए? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अमित शाह जी, जब कोरोना हुआ था तो उस दौरान बंगाल में कई चरणों में चुनाव हुआ था। उस वक्त विपक्ष आपसे कह रहा था क्योंकि कोरोना फैला हुआ है तो आप इन चुनावों को, जो आपने करीब 8 फेजेस में उसे फैलाया हुआ था, उससे कम कर दीजिए, 3 चरणों में चुनाव करवा दीजिए। तब भारतीय जनता पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि 8 चरणों में चुनाव करवाकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि हर चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी मीडिया, अपने प्रचार तंत्र के जरिए प्रचार करती है, दुष्प्रचार करती है, जिसका फायदा भाजपा को मिलता है। मुझे बताइए ना अमित शाह जी, बंगाल के चुनाव इतने चरणों में क्यों हुए थे जबकि कोरोना महामारी हर जगह अपना असर डाल रही थी? यह सवाल आपसे किया जाएगा।
चुनाव कई चरणों में होते हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाया जाए। आप यह कह रहे हैं कि अगली बार एक चरण में होगा, तो यहां पर चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? यह सवाल किया जाएगा कि भाई आपने चुनाव आयोग को तो धता बता दिया, चुनाव आयोग के कोई मायने नहीं है, इस बार 2 चरण में हम करवा रहे हैं, अगली बार 1 चरण में होगा। यह किस तरह की सोच है? कांग्रेस उन्हें एक्सपोज कर रही है उनके एक अन्य बयान को लेकर, और इस बार घुसपैठ को लेकर। याद कीजिएगा दोस्तों, कभी अमित शाह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से घुसपैठ खत्म हो गया है, कभी वो कहते हैं कि बंगाल में घुसपैठ है, हमें सत्ता में लाओ, हम घुसपैठ खत्म कर देंगे। उसी तरह से झारखंड के बारे में कहते हैं वहां घुसपैठ है, जबकि झारखंड किसी सीमा से जुड़ा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की नहीं है, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, जो कि अमित शाह के अंतर्गत आता है। जी हां, बीएसएफ देश के गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। देखिए, कांग्रेस उनके पुराने बयानों को समेटकर उनके 2-3 बयानों को पेश कर रहा है घुसपैठ को लेकर, और उन्हें आईना दिखा रहा है। देखा जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। सीवान वालों, मुझे बताओ, एक घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? और फिर अमित शाह ने तर्क भी दिया था, आपको याद होगा, घुसपैठ को लेकर। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठ है, बंगाल में घुसपैठ है, मगर असम में नहीं है। असम के मुख्यमंत्री तो रोज घुसपैठियों की बात करते हैं, वो तो रोज कहते हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में 50% हो जाएंगे मुसलमान, और आप घुसपैठ की बात कर रहे हैं। आप आंकड़े पेश कीजिए, अपने सरकारी आंकड़े पेश कीजिए, जो ये तमाम आप दावे करते हैं, क्योंकि चुनावी मंच पर ये तमाम बातें करना बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, बीएसएफ की है, जो आपके अंतर्गत आती है। लिहाजा आप ये जो तर्क दे रहे हैं बंगाल, झारखंड और असम के बारे में, ये किसी को हजम नहीं हो रहा। माननीय गृह मंत्री जी, सुना जाए उन्होंने क्या तर्क दिया था। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कई पहाड़ है, कई वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका कलेक्टर क्या कर रहा है, क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। क्या उलझुल सवाल पूछते हो? अमित शाह से सीधा सवाल पूछा गया था कि आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि अगले 10 साल में कोई भी जो बिहार का रहने वाला व्यक्ति है वो दूसरे राज्यों में पलायन ना करे मजदूरी के लिए। तब उनका तर्क आपको याद होगा, तब उन्होंने क्या कहा था? तब उन्होंने कहा था कि बिहार में जमीन नहीं है, लिहाजा हम एआई सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स लगाएंगे। आरजेडी इस पर हमलावर हुई थी, तेजस्वी ने इस पर सवाल उठाया था। जाहिर सी बात है, बिहार के लिए नियम अलग और गुजरात के लिए नियम अलग। तेजस्वी ने इस पर प्रहार किया था, और अब वही एआई वाला राग, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला राग अमित शाह फिर से अलाप रहे हैं। मगर इससे पहले सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर तेजस्वी किस कदर हमलावर हुए थे। सुना जाए। अमित शाह जी बोले कि बिहार में भूमि की कमी है, इसलिए कारखाना नहीं लगा सकते। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, इनको 20 साल दिया, तेजस्वी को 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ, तेजस्वी 20 महीना में करके दिखाने का काम करेगा। और अब एक नया शिगुफा छोड़ दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बिहार की जनता पूछ रही है कि 11 साल से आप सत्ता में हैं, आपने बिहार को क्या मदद दी? बिहार की जनता पूछ रही है। 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, जिसमें एक बहुत लंबे अरसे तक आप उनके साथ सरकार बना रहे थे।
ये सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे और इनसे आप बच नहीं सकते। और अमित शाह क्या कहते हैं कि मोदी जी ने तय किया है विकास भी विरासत भी। बिहार में एआई और डेटा का नया युग हम शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में अनेक बड़े कल कारखाने, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम लाएंगे जो किसानों की आय भी बढ़ाएगी और औद्योगिक विकास भी होगा। मगर कुछ दिनों पहले तो आप यह कह रहे थे कि बिहार के पास जमीन ही नहीं है। यह हर रोज देश के गृह मंत्री अपना बयान कैसे बदल लेते हैं। आप जब यह कहते हैं कि बिहार में 2 चरणों में मतदान हो रहा है और आप उसे जोड़ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के साथ, तो मुझे बताइए 11 साल से केंद्र में किसकी सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि अब अगली बार 1 चरण में चुनाव होगा। हकीकत यह है कि चुनाव कितने चरण में हो यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हो रहा है। कभी एआई का शिगुफा छोड़ना, कभी घुसपैठ की बात करना। देश के गृह मंत्री जानते हैं कि उन्हें कटघरे में सिर्फ विपक्ष रख सकता है या चंद पत्रकार। कायदे से इन बयानों को सत्यता के पैमानों पर आंका जाना चाहिए, मगर देश के गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं करता है। कल्पना कीजिए साहब, देश के गृह मंत्री अब पारिवारिक राजनीति की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लालू का बस एक मकसद है कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएं और सोनिया गांधी का सिर्फ एक मकसद है कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाएं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी, आपने तो अपने बेटे को दुनिया में क्रिकेट का सबसे ताकतवर शख्स बना दिया। आईसीसी के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं माननीय जय शाह। आपने तो उन्हें यह बनवा दिया। और सबसे बड़ी बात, जय शाह की आन बान और शान में कोई फर्क ना पड़े, लिहाजा पाकिस्तान के साथ एशिया कप मैच भी हुआ, वो पाकिस्तान जिसके साथ हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा था। शहीद के परिवार कहते रहे, चिल्लाते रहे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच मत खेलिए, मगर चूंकि जय शाह की नाक बचानी थी, लिहाजा आप पाकिस्तान के साथ एशिया कप में क्रिकेट मैच खेला। और सबसे शर्मनाक बात, एशिया कप फाइनल में मिली जीत की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से कर डाली। और आप जानते हैं कि हमारे सैनिकों का साहस, उनका शौर्य और क्रिकेटर्स, उनमें जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी प्रधानमंत्री ने कर डाला। और अब देश के गृह मंत्री पारिवारिक राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखेगी कि उनके कितने नेता और उन नेताओं के बच्चे आज कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं? इसके अलावा देश के गृह मंत्री तथ्यात्मक तौर पर कई विवादास्पद बातें कह रहे हैं, जिसे देश के इतिहासकार आईना दिखा रहे हैं। देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? वो कहते हैं, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यापीठ जलाई, तब इसके पुस्तकालय से 6 महीने तक पुस्तकों के जलने का धुआं उड़ता रहा था। यह विनाश का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री जो हैं, इसके जरिए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। रुचिका शर्मा ने इसे चुनौती दी है। उन्होंने कहा एकदम गलत इतिहास बता रहे हैं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। गृह मंत्री जी ने जो कहा, ये दोनों वीडियो ध्यान से देखें और ऐतिहासिक जानकारी ही साझा करें। सुनिए क्या कह रही हैं रुचिका शर्मा आपके स्क्रीन पर। नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है कि टर्किक इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने जला दी थी, लेकिन इस दावे का हमारे पास कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है। नालंदा की एक्सकवेशन रिपोर्ट बताती है कि खिलजी के आने से कई साल पहले ही नालंदा काफ़ी बार जली। एक्सकवेशन में मिली एक इंस्क्रिप्शन कहती है कि 1003 AD में नालंदा को एक बड़ी सी फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको फिर बालादित्य नाम के शख्स ने राजा महिपाल देव के अहद में रिपेयर करवाया। इससे पहले सुकुमार दत्त अपनी किताब में बताते हैं कि 7वीं शताब्दी में नालंदा पर तुरुष्का द्वारा अटैक हुआ था। यहाँ तुरुष्का का मतलब है आउटसाइडर्स, ना कि तुर्क, क्योंकि 7वीं शताब्दी में कोई भी तुर्की भारत में नहीं था भाई। एक्सकवेशन रिपोर्ट ये भी बताती है कि नालंदा के बौद्ध भिक्षु अक्सर बंद कमरों में आग पर कुकिंग करते थे, तो एक्सीडेंटल फायर्स काफी बार लगती रहती थी, जिसके निशान खुदाई में मिले हैं। नालंदा किसने जलाई, इस पर एक लंबा वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। देश के गृह मंत्री को लगता है कि तथ्यात्मक तौर पर वो किसी भी तरह का विवादास्पद बयान दे सकते हैं। उनके बयानात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही आईना दिखाता है। मगर बड़ा प्रश्न, ये बात उन्हें कौन बताए? ये काम मीडिया का है, मगर मीडिया क्या कर रहा है आप इस बात को भली भांति जानते हैं।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, एक जमाने में 6 चरण में हुआ करते थे, तो फिर गुजरात के अंदर 2 चरणों में चुनाव क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर आधा दर्जन चरण या फेजेस की जरूरत क्यों पड़ती है? यह सवाल तो किया जाएगा ना। और इन राज्यों में आप सत्ता में हैं। आप जब घुसपैठ की बात करते हैं तो आप आसानी से कैसे भूल जाते हैं कि घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, केंद्र सरकार की है, बीएसएफ की है, जो आपके अंतर्गत आती है। आप झारखंड में घुसपैठ का राग अलाप रहे थे और जनता ने उसे खारिज कर दिया था, क्योंकि आपको चुनावों में हिंदू मुस्लिम करना था। यही वजह है कि बिहार चुनाव के अंदर भी आप बख्तियार खिलजी को घसीट कर लाए हैं। वो जो एक इतिहास का अध्याय, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मगर हमारे मंच पर मैं सवाल करता हूं, जवाब मांगता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।